हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स में हम लोग चैप्टर थर्ड एसएमई फॉर इको ऑनर्स उसके चैप्टर थर्ड के थर्ड क्लास में हैं। और आज हम लोग रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और आज उनके बारे में एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी एंड वेरिएंस। ये बच्चे चैप्टर 1 के क्लास में मैंने बता दिया था इंपॉर्टेंस ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबको याद है ना कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो परसेंटेज ऑफ डेटा को मेजर करते हैं। इंटरवल आपको याद है, मीन माइनस वन टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन प्लस वन टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तक 68% या 65 कुछ था, फिर 95 था अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर देते हैं। अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का इंटरवल दोनों साइड ले लेते हैं तो पूरा 99.73 डेटा कवर अप हो जाता है। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखा हुआ है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, और मैंने आपको हमेशा से कहा है कि चैप्टर 3 से स्टार्ट हो जाएगा, हर क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा टिल चैप्टर 9 जो कि हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा। वहां तक हर क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की अब जरूरत पड़ने वाली है, वो भी प्रोबेबिलिटी के थ्रू, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही आपको कनेक्ट करेगा, सैंपल तक ले जाएगा। तो यहां देखो, कोई रैंडम वेरिएबल x हमें गिवन होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी, यानी इन शॉर्ट कहें तो हमें पीएमएफ गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जिसमें x और px होगा, और नहीं गिवन होगा तो px का कोई फॉर्मूला हमें गिवन होगा और x की सारी वैल्यूज उसमें डाल डाल करके पुट कर करके सॉल्व कर करके जो आएगी, फिर हमें इस कॉलम को कंप्लीट करना होगा, px वाले कॉलम को। चलो, यानी एनी हाउ ये px की वैल्यू तो हम निकाल पाएंगे या फिर हमें गिवन होगा। उसके बाद हमें x इंटू px करना है, और जब समेशन आएगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी ऑफ x। ध्यान दो बच्चे, आपने मल्टीप्लाई किसको किया? x को किया, तो ये x की एक्सपेक्टेंसी निकल रही है। नहीं आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट में, अगर आपने x को स्क्वायर करके उसको px के साथ मल्टीप्लाई किया तो पता है यहां पर क्या निकलेगा? यहां पर निकलेगा समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू px एंड दैट विल बी कॉल्ड, यहां पर किसको मल्टीप्लाई किया px के साथ? x स्क्वायर को, यानी जिसकी भी एक्सपेक्टेंसी निकालनी होती है हम उसी चीज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप कहोगे कि मैम क्या दोनों के लिए सेम प्रोबेबिलिटी हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बच्चे। अब ये रैंडम वेरिएबल हो, सपोज करो ये रैंडम वेरिएबल की सिचुएशन के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.2, मेरी बात ध्यान से सुनना, और यहाँ पर x है सपोज करो 1। इस 1 के होने के चांसेस हैं 20%। ये प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि आउट ऑफ 100 केसेस 20 केसेस में हमें रैंडम वेरिएबल 1 वाली सिचुएशन मिलेगी। तो इसी x से x स्क्वायर भी बन रहा है ना, तो x स्क्वायर की भी प्रोबेबिलिटी वही होगी। मतलब अगर x हमारा 1 है तो x स्क्वायर ले लो, 1 2 है तो 4, तो जो ये 1 होने की प्रोबेबिलिटी होगी वही ये भी 1 होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये 2 होने का मतलब है कि उसका स्क्वायर 4 होगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन में अगर एक रैंडम वेरिएबल से कोई नया रैंडम वेरिएबल बन रहा है तो भी हम प्रोबेबिलिटी सेम लेते हैं, क्योंकि इसके होने के लिए प्रोबेबिलिटी मस्ट बी दिस मच, तो 4 होने के लिए यही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है बच्चे? नहीं आ रही कोई बात नहीं, अभी ऐसी बातें बहुत टाइम रिपीट होंगी अभी क्लास में, तो समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आपको फिलहाल बस इतना ही समझना है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ x के लिए हम x इंटू पी एक्स का सम निकालेंगे, और एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हम एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का सम निकालेंगे, और इसको हम मीन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, ठीक है? एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन कहते हैं, मीन और फुल फॉर्म में होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन कैसे आ जाता है? कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि मैम मीन का तो फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स, यही पढ़ रखा है ना,
समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये कैसे हो गया मीन? तो बच्चे आप एक्चुअली में देख नहीं रहे, एफ बाई समेशन एफ ही तो होता है प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चैप्टर 1 में मैंने पढ़ा रखा है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, और मैंने कहा था कि यही प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ चांसेस अगर 100 हैं, टोटल नंबर ऑफ चांसेस अगर 100 हैं और उसमें अगर f 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 2/100। तो वो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड हो चुका है, इसलिए प्रोबेबिलिटी में समेशन f भी आ चुका है। इसलिए अब हमें कोई अलग से समेशन f से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये सब तो हो गई समझने की बात, लेकिन आगे के लिए जो हमें याद रखना है वो सिर्फ ये दोनों हैं कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ x निकालने का फॉर्मूला है x इंटू पी एक्स। एक मिनट इसको हटाने दो, हाँ, x इंटू पी एक्स है एक्सपेक्ट एवरेज। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज कौन सा इवेंट होगा और मतलब सारे x में से कौन सा सबसे ज़्यादा आने का प्रोबेबिलिटी, या ऑन एन एवरेज कौन सा रैंडम वेरिएबल मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगा। वैसे तो कहने को रैंडम वेरिएबल 1 से 10 तक है, लेकिन इन सब में से एवरेज कौन सा होगा, तो वो एवरेज निकालने का तरीका होता है एक्सपेक्टेंसी। अभी पढ़ेंगे ना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये एक्चुअली में प्रॉफिट हो जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में। प्रॉफिट 1 रुपी भी हो सकता है, 2 रुपी भी हो सकता है, 100 रुपीज भी हो सकता है, और हर प्रॉफिट के आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, क्योंकि किस दिन कितने कस्टमर आएंगे किसी को नहीं पता। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं, अभी होल्ड करो। किसी दिन कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किसी दिन कम कस्टमर डिमांड करते हैं, किसी दिन बिल्कुल नहीं बिकता, किसी दिन ज़्यादा ही बिक जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग दिन के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमारा एवरेज प्रॉफिट इस बिजनेस से कितना होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू बताता है। मतलब व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल दी एक्स के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, उनमें से एवरेज कौन सा होगा। आई बात समझ में? अभी आपको सिर्फ एक्सपेक्टेंसी टर्म और उसका फॉर्मूला ध्यान देना है, और एक्चुअली में एक्सपेक्टेंसी क्या क्या चीज निकालेगा ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। चलो एक्सपेक्टेंसी तो यस, सबके लिए ब्रेक हो रही है? सबके लिए नहीं हो रही है बच्चे, तो जिनके लिए ब्रेक हो रही है ना वो दोबारा लॉग इन करो, आप एक बार निकल जाओ मीटिंग से, दोबारा आ जाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कनेक्शन में प्रॉब्लम। दूर से बात कर रहे हैं, एक मिनट। नाउ सी, तो हम लोग एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस निकाल रहे थे। मीन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड दिस इज ई एक्स स्क्वायर। अब किसी को वेरिएंस का फॉर्मूला याद है जो शॉर्टकट वाला मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था? वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x बाई n का होल स्क्वायर। सबको याद है ये शॉर्टकट फॉर्मूला? अब देखो इसका यूज हो रहा है चैप्टर 3 में। शॉर्टकट फॉर्मूला सबको याद है ये? अब जब भी कभी आपको समेशन दिखे और आप उसको n से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसका मीन निकाल रहे हो। किस चीज का मीन निकाल रहे हो? एक्स स्क्वायर का। जिस भी चीज का समेशन कर रहे हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग द मीन ऑफ दैट टर्म। यानी अगर हम इसको लिखें एक्सपेक्टेंसी के लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, एंड दिस इज व्हाट, इसको फिर से देखो समेशन बाय n, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x, लेकिन उस पूरे पे लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा वेरिएंस का। इसलिए बच्चे हम लोग दो एक्सपेक्टेंसी निकालना सीख रहे हैं, दो एक्सपेक्टेंसी निकालना सीख रहे हैं, एक तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर और एक खाली ई एक्स। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर में से अगर ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वेरिएंस।
वेरिएंस ऑफ x, और एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, e ऑफ x इज इक्वल टू दिस थिंग, और e ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। अब इतने के साथ कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक और भी है, दोनों फॉर्मूले काम आएंगे आपके वेरिएंस निकालने में। अब थोड़ा सा फिर से रिकैप चैप्टर वन से हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। याद है सबको ये वाला फॉर्मूला, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n, सबको याद होगा ये। उस हिसाब से अगर यहां देखा जाए तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने आपको एक टेक्निक बताया है कि जितने भी फॉर्मूले हमने पहले पढ़ रखे हैं, अगर उसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में ले जाना है तो समेशन बाय n को रिप्लेस कर देना है एक्सपेक्टेंसी से। तो दिस विल बी एक्सपेक्टेंसी ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेंसी। यानी वेरिएंस का एक और फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्टेंसी ऑफ x माइनस, और मीन को प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक्सपेक्टेंसी ऑफ x कहते हैं। तो यहां पर एक्सपेक्टेंसी ऑफ x और फिर उसका होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बच्चे आपको याद रखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक्सपेक्टेंसी लगा देना है और उधर से समेशन और बाई n को रिप्लेस कर देना है, हटा देना है, बस वही चीज है। समझ में आया सबको फॉर्मूला? तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से बढ़ेंगे ना फिर अपने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस पे, तो ज्यादा मजा आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? ये आपने चैप्टर वन में पढ़ रखा है, हम लोगों ने किया था चैप्टर वन में। x है तो सबका समेशन x निकालो, मीन आ जाएगा समेशन x बाई n, फिर x माइनस एक्स मीन निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं और फिर उसका सम करते हैं। नहीं अभी बता देते, इसके लिए पूरा वीडियो देखने की क्या जरूरत है। तो वेरिएंस आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। यही वाला फॉर्मूला बच्चों को याद है, तो मैंने समेशन बाय n को किससे रिप्लेस कर दिया? एक्सपेक्टेंसी से। तो बस इसकी जगह आप एक्सपेक्टेंसी लगा दोगे एंड दिस विल बी x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी एंड रूल ऑफ वेरिएंस को डराइव करेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन अभी अगर रूल्स कर देंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं। 2 dice are rolled. 2 dice are rolled. Find the expected sum of digits on them. Find the variance also. Sum का find the variance of this sum also. समझो बच्चे सभी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इतना मतलब आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस का। 2 डाइस है हमारे हाथों में, दोनों को रोल कर रहे हैं, तो कोई मुझे बता सकता है मिनिमम सम कितना आएगा? हाँ, सबसे छोटा नंबर दोनों के फेस पे दिख सकता है 1 1, उस दोनों को आप सम करोगे तो सम के लिए सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी 2, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है? When both the faces are showing 6 and 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 12, और क्या 2 से लेकर के 12 के बीच में एवरी नंबर कैन बी असाइन्ड सम ऑफ द टू फेसेस? नहीं बात आ रही मेरी समझ में कि x में मैंने ले लिया, पहले एक आप लैंग्वेज लिखोगे, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल फॉर सम ऑफ 2 डिजिट्स,
sum of two digits on different faces of the dice. different faces of the dice. तो मिनिमम सम कितना हो सकता है? 2 व्हेन ऐसा दिख रहा हो 1 1, मतलब पहले वाले डाइस पे भी 1, दूसरे वाले डाइस पे भी 1। एंड मैक्सिमम सम कहाँ तक जा सकता है? 12 व्हेन दोनों फेस पे हमें 6 6 दिख रहा हो। तब हम एक टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखना टेबल को, और इसमें मिनिमम सम लिखेंगे। मिनिमम सम इज 2, और इसके लिए आपको इवेंट डिसाइड करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें गिवन नहीं है। नो, प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं है कि ये 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। रैंडम वेरिएबल क्या है? आपने क्लास नहीं अटेंड की थी रैंडम वेरिएबल की, फर्स्ट क्लास चैप्टर 3 की, प्रियांशी? अच्छा, रैंडम वेरिएबल, हाँ ठीक है। रैंडम वेरिएबल आर डॉट वी डॉट, अगर डी आर वी यूज कर रहे होंगे तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और चैप्टर 4 में सी आर वी यूज कर रहे होंगे तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखो 2 आने, जूम आउट, अच्छा लिख रहे हो, ठीक है, ये देख लो, लिख रहे हो तो पीछे कर दिया मैंने स्क्रीन। अब ध्यान से देखो, 2 आने के लिए इवेंट मुझे बता सकते हो? बस एक ही इवेंट है जो कि सम देगा 2, और कोई इवेंट नहीं है। लेकिन जब सम होगा 3, तब क्या क्या हो सकता है इवेंट? पहले पे 1, दूसरे डाइस पे 2, या फिर पहले पे 2, दूसरे पे 1, ऐसा भी दिख सकता है हमें। 4 सम आने के लिए पहले पे 1, दूसरे पे 3, 3 और 1, और कुछ भी हो सकता है। 2 2 दोनों पे आ सकते हैं। 4 सम 4 होने के लिए दोनों डाइस पे कौन कौन से नंबर शो होने चाहिए फेसेस पे? 5 के लिए जरा सोचो, 1 4, फिर इसका उल्टा 4 1, फिर 2 3 एंड 3 2। लिख लिया बच्चे आपने ऊपर से? अब देखो 6 में 1 5, 5 1, 2 4, 4 2, और भी कुछ होगा, 3 3 भी आएगा एक। 7 के लिए 1 6, तो 6 1 इसका उल्टा, फिर है 2 5, तो 5 2, और क्या हो सकता है? 3 4, 4 3, और भी कुछ हो सकता है? नहीं। अब 8 के लिए, 12 तक जाना है बच्चे, 8 के लिए कितना हो जाएगा? 1 7, सही लिख रहे हैं? डाइस है ना, हाँ, ऐसा नहीं कि लिखते लिखते बहुत आगे बढ़ जाना। दिस इज द केस ऑफ डाइस, 6 से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो 2 6 6 2, नेक्स्ट इज 3 5 5 3, ठीक है, और 4 4। अब कम होना शुरू हो गया, देखो ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा था, अब कम होना शुरू हो जाएगा। 9 के लिए 3 6 6 3, 4 5 5 4, और नहीं होगा। 10 के लिए 4 6 6 4 5 5, बस। 11 के लिए, 11 के लिए 2 ही होंगे, 5 6 6 5, और 12 के लिए कितने होंगे? 6 6। इवेंट तो हमने लिख लिया, लेकिन इसका सैंपल स्पेस हमने नहीं डिसाइड किया था। जब 2 डाइस है तो इसका सैंपल स्पेस आप बचपन में बनाए होंगे। बचपन मतलब बस 1 साल पहले की बात है, 1 से 1.5 साल पहले की बात है, जब आपने 11 12 में किया होगा कि 2 डाइस का सैंपल स्पेस ऐसे नहीं बनाते थे, 1 1 1 2 से लेकर के कहाँ तक? 1 6 तक, फिर 2 1 से शुरू करते थे, फिर 2 6 तक, और फिर लास्ट में 6 1 से लेकर के कहाँ तक? 6 6 तक। आ रही है बात समझ में?
तो ये होता था सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता था? नाउ सी, तो ये आपको याद होगा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उस केस में हो जाता था कितना, याद है सबको? 36। 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, तो पूरे मिलाकर के 36 हो जाते थे। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में। अब देखो जरा, यहां तक के बाद हर रैंडम वेरिएबल के लिए अब प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। So when sum is 2, there is only one possibility, 1 out of 36. So probability will be 1 by 36. Clear? 36 में से सिर्फ 2 इवेंट दे रहे हैं सम 3 का, तो 2 by 36 फटाफट बोलते चलो। 3 by 36, 4 by 36, 5 by 36, 6 by 36, नेक्स्ट विल बी 5 by 36। और सॉल्व मत कर देना किसी को, नीचे में सबके 36 है, रहने दो। ये नहीं कि 2 से कैंसिल हो रहा है कर देते हैं इसको इसको इसको, नहीं, सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही रहने देना। 5 by 36, दिस इज 4 by 36, नेक्स्ट इज 3 by 36, 2 by 36, 1 by 36। प्रोबेबिलिटी सबको क्लियर? एक स्क्रीन पे सबको लेते आए। अब आपको x भी दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, हमें एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस निकालनी है, तो x इंटू पी एक्स कर दो। और मैंने पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप सॉल्व नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करके सिर्फ लिख देना है। 2 इंटू 1 by 36 इज 2 by 36। रैंडम वेरिएबल 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बोलते चलो 6 by 36, 4 3 जा 12 by 36, 4 5 जा 5 और 4, 20 by 36, 6 5 जा 30 by 36, 6 7 जा 42 by 36, 8 5 जा 40 by 36, 9 4 जा 36 by 36, 10 3 जा 30 by 36, 11 2 जा 22 by 36, 12 1 जा 12 by 36। अब सबका सम कर दो, सबका सम कर दो, कितना आ रहा है? यहाँ पर सबका सम कर देंगे तो 12 22 30, जल्दी जल्दी करते चलो। तो कैलकुलेटर है? हाँ है। 12 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 42 30 20, 42 30 20, 42 30 20 तक जा सके। अब 12 6 और 8 20 हो गया मिला करके। 20 इज इक्वल टू 252 upon 36. So we have got expectancy of x is equal to 252 upon 36 divided by 36 is equal to 7, is equal to 7। अब वेरिएंस के लिए, मतलब बच्चे ये 7 का मतलब समझ रहे हो ये क्या आया है, कि सम 2 भी आ सकता है 12 भी आ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इस गेम में अगर हम खेलेंगे तो इसमें 7 आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब प्राइस वगैरह डिसाइड किया जाता है ना, प्राइस वगैरह, तो 7 पे हम मैक्सिमम प्राइस रखने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा। इफ वी आर द प्रोवाइडर ऑफ द प्राइस, अगर हम गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये गेम में कंडीशंस होते हैं ना, 7 आने पे आपको एक पेन मिलेगा, जो स्कूल में फेस्ट वगैरह होते हैं 7 आने पे आपको एक नोटबुक मिलेगा। तो 7 आने पे मत करना, क्योंकि 7 आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इस गेम में 7 इज द एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो x इंटू पी एक्स तो ऑलरेडी है ही, एक बार और इसी में x से मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए मैंने 36 के साथ सॉल्व करने को किसी को भी मना किया है। एक बार और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस ऊपर में जो है ना इन्हीं का स्क्वायर करते रहो, जो ऊपर में है इन्हीं का स्क्वायर करते रहो, फटाफट लिख लेंगे हम लोग। तो 4 by 36, 36 by 36, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 by 36। बच्चे कोई सम भी निकालना शुरू कर दो,
400/36 खाली न्यूमरेटर का सम लेना, 900/36 नहीं, कुछ गलत हो रहा है ना शायद, स्क्वायर नहीं करना, एक मिनट, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, मुझे समझ में आ गया, मेरा ध्यान कहीं और थोड़ी देर के लिए चला गया था, इतनी बड़ी वैल्यू तो आ नहीं सकती। हाँ, x से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4/36, 3 को 6 के साथ करेंगे तो 18/36। और कोई बच्चे एक बार सम में निकालना शुरू कर दो, 12 4 जा 48/36, फिर 25 जा 100/36, फिर 30 को 6 से 180/36, 42 7 जा कितना हो जाएगा, 42 इंटू 7, 294/36, 40 इंटू 8 तो इजी है, 320/36, 36 9 जा 36 9 इज इक्वल टू 324/36, फिर 30 इंटू 10, देखना सामने सामने है, 300/36, सम निकाल रहे हो ना कोई न्यूमरेटर का, 22 इंटू 11, 242/36, फिर 12 इंटू 12, 144/36, कितना आया सम, कोई बताओ तो मुझे, 1974/36, सबका यही आया है, किसी और ने निकाला था, ठीक है, सो दिस इज 54.833, so expectancy of x square is 54.8333, लेकिन एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हमें अचार डालना है, उसका क्या करना है, वेरिएंस में यूज करना है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस निकालना। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी 54.833, देखो, और माइनस 49 कितना आ गया, 5.83, 83333 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 5.83। अब एक चीज आपको छोटा सा और चीज समझाना चाहेंगे, जब आप मीन वाइल कैलकुलेशन कर रहे हो, आप फाइनल वैल्यू पे नहीं पहुंचे हो, तो आप 4 डिजिट तक लोगे, कैलकुलेशन 4 डिजिट तक लेना है, और जब फाइनली आप लिखोगे तब 2 डिजिट तक लिखना। इससे क्या होगा कि अगर आपका आंसर टीचर से मैच कर गया, बहुत बढ़िया, अगर टीचर ने गलती की है, वो यहाँ पर 83 लेकर के चला है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चा तो मेरे से भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू पे भरोसा किया है ना, अगर उसका थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा भी तो वो आपका मार्क्स नहीं काट सकता, इतनी तो टीचर को अकल होगी। तो मीन वाइल आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा जाता है, मैथमेटिक्स में ये रूल होता है, स्टैट्स में हर जगह, और फाइनल आंसर में आपको 2 प्लेसेस तक ही लिखना होता है। लेकिन ये रूल फिर चैप्टर 7 और 8 के लिए अलग हो जाएंगे, चैप्टर 7 में 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो एक एग्जाम्पल करके थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली अब हम लोगों को कुछ तो निकालने आ गया। ये क्वेश्चन एक इस टाइप का एवरेज क्वेश्चन माना जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं। इसमें रैंडम वेरिएबल भी हमें खुद डिसाइड करना पड़ा, देखियो x की वैल्यू 2 से 12, सबकी प्रोबेबिलिटी भी खुद निकालनी पड़ी, फिर एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस भी खुद निकालना पड़ा। इसलिए ये क्वेश्चन तो हर टीचर कराता है, और सब कराते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे दिमाग आपका खुलता है। तो ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेंसी एंड वेरिएंस। इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब आगे के क्वेश्चंस करने के लिए हमें रूल्स जानने पड़ेंगे, बिना रूल्स का अब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी। ऐसे ही हम लोग करेंगे रूल्स ऑफ वेरिएंस भी, ज्यादा रूल नहीं है, 4 रूल हैं बस एक्सपेक्टेंसी के, और 3-4 रूल है वेरिएंस के, काफी हैं इतने। पहला कि जब भी हम एक्सपेक्टेंसी किसी कांस्टेंट का देख रहे होंगे, व्हेन इट हैज नो वेरिएबल, तो वो खुद ही कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, वो खुद ही कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। एक्सपेक्टेंसी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू मीन वैल्यू निकालना है कांस्टेंट का,
तो इसका हम लोग कर देंगे समेशन ऑफ, इस बार एक्सपेक्टेंसी सी की निकालनी है बच्चे, तो सी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी से। हम लोगों ने सीखा है ना कि जब भी रैंडम वेरिएबल निकालना है तो जिस चीज का रैंडम वेरिएबल निकालना है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दो, आ गया एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पर हम c को px के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम लेंगे। लेकिन 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 c तो कांस्टेंट है, c का क्या लेना देना px के साथ, और सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज ऑलवेज 1। ये तो प्रोबेबिलिटी का रूल होता है, सो इट इज c। आगे बात समझ में। एक्सपेक्टेंसी का रूल होता है, फॉर्मूला होता है। एक्सपेक्टेंसी तो अभी थोड़ी देर नहीं, x ही लेंगे। इसके पहले एक लैंग्वेज लिखना चाहिए था कि लेट x बी रैंडम वेरिएबल विथ इट्स प्रोबेबिलिटी px। ये क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ आएगा प्रोबेबिलिटी इज px कि सपोज इफ रैंडम वेरिएबल इज x एंड प्रोबेबिलिटी इज px, देन रूल को वेरीफाई करने के लिए या प्रूफ करने के लिए आ सकता है। अब तो सही है। अच्छा, ये देखो 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 एग्जाम्पल। जैसे एक्सपेक्टेंसी हमें 5 का निकालना है, लेकिन वो 5 भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से निकालना है हमें, इसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके। तो दिस विल बी एक्सपेक्टेंसी का मतलब है समेशन, और इसी 5 को हम px के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बाहर आ जाएगा, समेशन px इज 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 का एक्सपेक्टेंसी निकालना है, यानी x में हर जगह हमने 5 5 5 5 5 5 डाल दिया, और सबकी प्रोबेबिलिटी जो थी पहले वही सबकी डिफरेंट 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 सारी सिचुएशंस थी। तो सिर्फ अकेला अगर ये हो गया तो इसकी एक्सपेक्टेंसी वही निकल करके आएगी, x इंटू पी एक्स। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है बच्चे। आपने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और अगर हमने सैंपल स्पेस के सारे इवेंट को ले ही लिया है रैंडम वेरिएबल में, तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, उन्हीं को टुकड़ों टुकड़ों में लिया है ना, पीस वाइज लेकर के। ये जो रैंडम वेरिएबल x डिसाइड होता है या जो भी है, ये तो उसी सैंपल स्पेस का ही पार्ट होता है। पूरे सैंपल स्पेस के पार्ट को x के अंदर ले लिया जाता है और पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हो थोड़ा सा। एक दो और मुझे कराने दो, फिर आपको हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स में हम कराएंगे इसको। एक और मुझे रूल कराने दो, रूल 2। एक एग्जाम्पल कराएंगे, आपका जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब मिल जाएगा। रूल 2 में हम लोग ले लेते हैं एक्सपेक्टेंसी ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स, हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें हम एक्सपेक्टेंसी ऑफ सी एक्स जब लेकर के चलेंगे तो समेशन सी एक्स इंटू पी एक्स, जिस भी चीज की एक्सपेक्टेंसी निकालनी है उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी एक्स इंटू पी एक्स, अब c बाहर आ जाएगा और x को तो बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज x इज टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज, और x इंटू पी एक्स का समेशन क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेंसी। प्रूव हो गया, सो इजी। अब रूल 3, अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे सारे रूल को कराने के बाद, कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ऊपर वाला हमेशा प्लस 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 लेगा और माइनस, या फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है तो हम अभी सिर्फ प्लस के लिए बता रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x प्लस वाई करेंगे तो इट विल बी समेशन ऑफ x प्लस वाई इंटू पी एक्स। ये हो जाएगा समेशन x इंटू पी एक्स
प्लस समेशन y इंटू पी एक्स। अब आप ये मत समझना कि y इज डिफरेंट फ्रॉम x, तो y को बाहर निकाल लेते हैं। y भी जो है ना वो x का ही कोई ना कोई फॉर्म होगा, या तो डबल x होगा या एक्स स्क्वायर होगा, या कुछ ना कुछ x से ही डिराइव हुआ होगा y, उसी का पार्ट होगा, जो कि x से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये आया होगा x की ही वैल्यू से। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x एंड दिस विल बी एक्सपेक्टेंसी ऑफ y। एक और रूल कराने तो फिर एक अच्छा सा हम इस पे एग्जाम्पल कराएंगे आपको। अब ध्यान देना मेरी बातों पे कि अगर यहाँ माइनस होता तो हम भी यहाँ माइनस लेकर के चलते, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, तो रूल में भी हम यहाँ माइनस लिख सकते थे। ऐसे एक ही जगह प्लस और माइनस लिखने का तरीका स्टैट्स में समझाया जाता है कि ऊपर ऊपर प्लस प्लस चल रहा है, रिजल्ट में भी ऊपर ही प्लस है, नीचे नीचे माइनस चल रहा है, रिजल्ट में नीचे में माइनस है, यानी प्लस में प्लस आएगा, माइनस में माइनस आएगा। अब इन्हीं को कंबाइन करके कुछ ax प्लस by अगर बना दिया तो हमें प्रूव करना है कि a इंटू ई एक्स प्लस b इंटू ई वाई। तो यहां देखो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ ax प्लस by क्या हो जाएगा, समेशन ax प्लस by इंटू पी एक्स। अब ये ब्रेक होगा अंदर ही अंदर, ax इंटू पी एक्स, और फिर प्लस समेशन पे ब्रेक हो जाएगा by इंटू पी एक्स। a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आया x इंटू पी एक्स। ये बहुत इजी होते हैं प्रूव करने में, y इंटू पी एक्स। वाई को कांस्टेंट मत समझ लेना, डिफरेंट फ्रॉम x मत मान लेना, a and this is expectancy of x, b, y is any form of x derived from x, so this is expectancy of y, hence proved। अब बच्चे आप लोग जो एक एग्जाम्पल पूछ रहे थे कि मैम ऐसे अगर कांस्टेंट है हर जगह x की वैल्यू 5 है, तब तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए थी। अब मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि लेट x बी नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, let x be number of apples sold, price of each apple is rupees 15, price of each apple is rupees 15। चलो कॉस्ट प्राइस ही मान लेते हैं, ठीक है, सोल्ड या परचेजिंग, परचेज्ड मान लेते हैं, एप्पल्स परचेज्ड, एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस है हर एप्पल का कॉस्ट प्राइस। और जो शिपमेंट का कॉस्ट लगता है ना, एप्पल ऐसे ही तो नहीं कि 10 रुपए का खरीदा और उसको 12 रुपए में बेच दे तो 2 रुपए का फायदा होगा। आपको ट्रक से माल मंगाने में खर्चा नहीं लगा होगा क्या, और फिर गोडाउन किराए पे लेकर के और फिर कोल्ड स्टोरेज लेकर के वहां अपने एप्पल को स्टोर किया होगा, फिर एक छोटा सा आउटलेट लेकर के कहीं भी एक छोटा सा जगह लेकर के एप्पल को डिस्प्ले किया होगा। तो 3 टाइप के खर्चे हैं आपके बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन, होल्डिंग, होल्डिंग में आप किराया वगैरह सब गोडाउन और उसको एक ही साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कॉस्ट वॉस्ट जोड़ करके एक एप्पल पे अदर कॉस्ट इज ₹2 पर एप्पल। 2 रुपए एक एप्पल पे शेयर बन करके आ रहा है, जो भी ट्रक का किराया जो भी हम पे कर रहे हैं, क्योंकि हम तो क्विंटल्स में एप्पल मंगाते हैं। तो फाइंड हिज एक्सपेक्टेड कॉस्ट, फाइंड हिज एक्सपेक्टेड कॉस्ट, और इसमें आपको x का डिमांड और उसका प्रोबेबिलिटी दिया होगा कि x 0 एप्पल डिमांड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी, 1 एप्पल डिमांड हो रहा है, 2 एप्पल डिमांड हो रहा है, 20 एप्पल डिमांड हो रहा है, इस तरीके से सारे प्रोबेबिलिटी दिए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो बच्चे समझो अब जो समझाना चाह रहे हैं, आपका x जो है वो नंबर ऑफ एप्पल्स है, px भी ले ही ले कुछ 0.1, 0.2,
0.3, 0.4 ले लिया, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ठीक है, अब देखो जरा, x का एक कॉलम बनाएंगे। x इज व्हाट? नंबर ऑफ एप्पल्स। लेकिन हमें क्या निकालना है? किसकी एक्सपेक्टेंसी निकालनी है बच्चे, बताओ मुझे। कॉस्ट की एक्सपेक्टेंसी निकालनी है। कॉस्ट की एक्सपेक्टेंसी निकालनी है। क्वेश्चन में हमें x और px दे रखा है। ऐसा आगे क्वेश्चन है, अभी कर रहे हैं तो आगे मुझे कम समझाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 3 में ही है, आगे चल करके 5 में भी रिपीट होंगे ये सब। अब ध्यान से सुनो। 0 एप्पल खरीदे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1, यानी 100 में से 10 दिन ऐसा है कि हमने कोई एप्पल नहीं मंगाया। एक एप्पल का है 0.2। सपोज करो ये 1000 क्विंटल्स के लिए, 1000 क्विंटल्स, 2000 क्विंटल्स की प्रोबेबिलिटी है 0.3, दिस इज 0.4। अब इसी x से डिसाइड होगा cx, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, अब ध्यान से सुनना कि जब x 0 है तब कॉस्ट कितना होगा? x और कॉस्ट बना लो ना सबका, 0, 1, 2, 20। तो कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा? हर एप्पल का 15 रुपया तो परचेजिंग कॉस्ट आप पे कर ही रहे हो और 2 रुपया दूसरा खर्चा आ रहा है। यानी यहाँ करोगे 15 इंटू 0 प्लस 2, यहाँ करोगे 15 इंटू 1 प्लस 2। समझ में आ रहा है? 15 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 20 प्लस 2। तो एक कॉस्ट का फंक्शन बन गया है 15 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हो गया कांस्टेंट जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, और ये है जो बिना कोई वेरिएबल का है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 0 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 1 प्लस 2, 15 इंटू 2 प्लस 2, फिर आ जाएगा 20 इंटू 2 प्लस 2। अब जब आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी कौन सी लोगे? अब भैया ये प्रोबेबिलिटी तो नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए थी, कॉस्ट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी लेंगे? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जिस दिन एप्पल 0,000 क्विंटल परचेज किया जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.1 है तो उसी 0,000 क्विंटल का तो कॉस्ट इतना आ रहा था ना। तो दोनों इवेंट तो साइमल्टेनियस है, मतलब इस x का होना और इस कॉस्ट का होना साइमल्टेनियस है, एक साथ दोनों होंगे। तो अगर 0,000 क्विंटल एप्पल परचेज करने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो इस कॉस्ट की भी प्रोबेबिलिटी हम वही ले लेंगे 0.1। बात आई समझ में? यहीं पर मेन लॉजिक छुपा है। अब तो एक्सपेक्टेंसी निकालेंगे तो वो कांस्टेंट वाला चीज आपको आ जाएगा समझ में। तो ठीक है, लास्ट वाला क्या? अच्छा ठीक है, 15 बाहर होगा, 20 अंदर होगा, ठीक है। हाँ, अब ये 1000 क्विंटल एप्पल जिस दिन आप परचेज कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। अब ये कॉस्ट भी तो इसी 1000 एप्पल से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप 1000 केजी एप्पल खरीद रहे हो उसी दिन आपकी कॉस्ट इतनी जा रही है 17। तो दोनों का होना एक ही बात है, इसलिए उसी प्रोबेबिलिटी को हम यहां भी यूज कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्स भी सेम होगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स था, क्योंकि इसी एक्स से डराइव हो रहा है, इसी एक्स से बन रहा है ये सी एक्स। उसी x का ट्रांसफॉर्म होकर के आ रहा है cx। हर वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, समझो। उसी x को ट्रांसफॉर्म करके कॉस्ट फंक्शन बना है, इसलिए जो x का प्रोबेबिलिटी होगा वही कॉस्ट का भी प्रोबेबिलिटी मान लिया जाएगा। अब 2000 क्विंटल्स का होना, इस घटना का होना और इतना कॉस्ट होना एक ही बात है, इसलिए 0.3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 0.4। अब जब आप निकालोगे एक्सपेक्टेंसी तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट। एक तरीके से हम इसी px से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जब दोनों सेम है तो आपने cx को px के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखो तो जरा क्या आ जाएगा फटाफट। 15 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0.1, इधर आ जाएगा 15 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.2
इधर आ जाएगा 15 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0.3, इधर आ जाएगा 15 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 0.4। अब बात आ रही है कुछ कुछ समझ में? जिस बच्चे ने पूछा था कि मैम ये कांस्टेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग कैसे आ रही है, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है वो अलग अलग चीजों के साथ ऐड हो रहा है, तो फिर फाइनली डिफरेंट ही हो जाएगा। इसी के लिए मुझे इतना बड़ा एग्जाम्पल समझाना पड़ा। समझ में आई बात? किस बच्चे ने पूछा था? अवलीन ने पूछा था। समझ में आ गया? यस। एक मिनट, अभी थोड़ा सा और इसमें बाकी है। अभी फाइनल कैलकुलेशन तक पहुंचेंगे तो शायद आपका आंसर मिल जाए। ये इस टू के होने की ये प्रोबेबिलिटी, इस टू के होने की ये प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब आप सम निकालोगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट जब आप निकालोगे तो तोड़ देना 15 इंटू 0 इंटू 0.1 प्लस 15 इंटू 1 इंटू 0.2, 15 इंटू 2 इंटू 0.3, 15 इंटू 20 0.4, और प्लस में दिस 2 इंटू, कैलकुलेशन समझा रहे हैं बच्चे, ये कैलकुलेशन तो आप लोग भी समझ रहे होंगे। अब जब निकालोगे तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाएगा। तो वहां जो है ये अलग अलग लिखने का ये मतलब था कि कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, ये एक पार्ट है जिस पार्ट को हमने कांस्टेंट के लिए डिस्कस किया था। ये एक पार्ट है कि अगर ऐसा ब्रेक करके आ जाए तो हम सी को बाहर निकाल करके एक्सपेक्टेंसी निकाल सकते हैं। यहां भी देखो ना, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी जगह पे 2 बाहर निकाल करके और सीधा इनका नहीं कर दोगे समेशन ऑफ पी एक्स, जो कि हो जाएगा 1, तो आ नहीं जाएगा ये 2। कांस्टेंट ही तो आ रहा है हर जगह, कांस्टेंट 2 2 2 2 2, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 2 आ रही है। मैंने इसका नहीं निकाला, इसका निकाल करके आप अपना लिख लेना। अब जवाब मिल गया अवलीन? हाँ, तो मैंने कहा ना कि हाँ, तो ये जो है x5, ये भी किसी ना किसी x का ना पार्ट हुआ होगा। जैसे कि हर चीज के लिए कांस्टेंट 5 लगा दिया गया है, तो उसका हम लोग निकाल रहे होंगे प्रोबेबिलिटी और उसका एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ लेंथी क्वेश्चन। ये खुद में इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको कहा था। ठीक है, कि ये किसी ना किसी का पार्ट निकल करके आएगा, ये किसी ना किसी का टूटा हुआ एक छोटा सा कांस्टेंट वाला कैलकुलेशन होगा जो कि लास्ट में आएगा। जैसे यहाँ आया था, सेकंड पार्ट था ना कैलकुलेशन का, ये टूटा वाला पार्ट, उसके लिए मैंने समझाया कि वो खुद ही कांस्टेंट हो जाएगी। ये आपको बता रहा है बच्चे, मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये कब यूज करेंगे। एक्सपेक्टेंसी ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर सभी बच्चों को? और एक अच्छा सा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, तो आगे थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी। तो ये 5 जो है कुछ ना कुछ इसका पार्ट होगा जो कि ट्रांसफॉर्म करके आ रहा होगा x प्लस 5, सब में मैंने 5 ऐड कर दिया। उसी की एक्सपेक्टेंसी निकाल दो, y इंटू पी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ x और प्लस 5। वही इसलिए मैंने समझाया कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। अब तो जवाब मिल गया होगा आपको। अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी ना किसी का पार्ट होगा, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लगा हुआ होगा। यस बच्चे, एक्सपेक्टेंसी में किसी को कोई प्रॉब्लम? काफी ज्यादा हो गया इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से फायदा ही होगा हमें, ये मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस मैंने कराया। आउट ऑफ सिलेबस हम कुछ भी नहीं कराते। ये आगे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, प्रॉफिट वाला फंक्शन होगा, तो वहां आपको याद आएगी इस क्वेश्चन की कि अरे ऐसा हमने कर रखा है। तो बच्चे अब मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में रूल्स ऑफ वेरिएंस करेंगे। आई थिंक टुडे वाज थर्ड क्लास ना, तो क्लास फोर्थ में हम लोग चैप्टर 3 में कंटिन्यू करेंगे। रूल्स ऑफ वेरिएंस से स्टार्ट ही करेंगे क्लास। वेरिएंस के भी अपने 4 रूल होते हैं,
उनका प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने को आता है पेपर में, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और उसके बाद से फिर शुरू कर सकते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वाले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।